छुट्टी का दिन था तो विवेक सुबह से ही लैपटॉप में व्यस्त था। कुछ बैंक और इंश्योरेंस के ज़रूरी काम थे, वही निपटा रहा था। बीच में एक दो बार चाय भी पी। विवेक सुबह से देख रहा था कि आज वसुधा का चेहरा बेहद तनावपूर्ण था। आंखें भी लाल और कुछ सूजी हुई सी लग रही थीं, जैसे कि अक्सर रोने से हो जाता है। घर के सारे काम निपटाकर जैसे ही वसुधा कमरे में आकर अपने बिस्तर पर लेटने लगी, क्या हुआ वसुधा, तबीयत तो ठीक है ना? मुझे क्या होगा, मैं तो पत्थर की बनी हुई हूँ। अरे ये कैसी भाषा बोल रही हो? आपकी तरह हम कोई पीएचडी थोड़े ही किए हैं, खींच तान कर बीए कर पाए हैं, वह भी आपकी दया से। इतने रूखेपन से तो तुम कभी नहीं बोलती। कब तक ढोंग भरी और दिखावे की जिंदगी जीते रहे? अब नहीं सहा जाता। जो कुछ कहना है खुलकर कहो, पहेलियां मत बुझाओ। आपको पता है आज हमारी शादी को पूरे 2 साल हो गए। आज हमारी शादी की सालगिरह है। हमारी शादी की सालगिरह है, याद है? तभी तो कल शाम ऑफिस से आते वक्त तुम्हारे लिए तोहफे के रूप में सोने का हार लाया हूँ। वह रखा है तुम्हारी ड्रेसिंग टेबल पर। क्या एक स्त्री केवल सोने चांदी के जेवर और महंगी साड़ियाँ लिए ही जन्म लेती है? क्या मतलब, मैं समझा नहीं। इतने पढ़े लिखे ज्ञानी पुरुष यह नहीं जानते कि एक स्त्री के लिए उसके पति का स्पर्श जीवन की सबसे बड़ी धरोहर होती है, जिसके लिए हम 2 साल से तरस रहे हैं। वसुधा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि हमारी शादी किन परिस्थितियों में हुई थी। जो भी परिस्थितियां थीं, पर उसमें ऐसी तो कोई शर्त नहीं रखी गई थी कि हम दोनों जीवन भर रेल की पटरियों की तरह सदैव अलग ही रहेंगे। वसुधा, तुम मेरी पहली पत्नी सुधा की छोटी बहन हो। मेरी जब सुधा से शादी हुई थी तब तुम मात्र 10 साल की थी। वसुधा बीच में ही बात काटकर बोल पड़ी। वह सब तो हमारे मन में आज भी एक चलचित्र की तरह बसा है। आपने जीजी से जब प्रेम विवाह किया था तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आप तो एकदम सिनेमा के हीरो जैसे लगते थे। हमने भी जीजी से फरियाद कर दी कि जीजी हमारे लिए भी ऐसा ही दूल्हा ढूंढना। अरे पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। ओह सॉरी, आप बोलिए। जब हमारी शादी हुई तुम 10 साल की थीं। तुम्हारे गांव में कोई ढंग का स्कूल कॉलेज नहीं था, तो सुधा ने तुम्हें अपने पास बुला लिया। यह सब तो हम जानते ही हैं, इसमें नया क्या है? क्यों सुना रहे हैं? धैर्य से सुनोगी तभी समझ पाओगी। अच्छा ठीक है, तुम्हारा इस शहर में पढ़ाई के लिए दाखिला कराया तो मैं तुम्हारा गार्जियन यानी कि संरक्षक बना। इसका मतलब मैं तुम्हारे लिए पिता समान हो गया। फिर मैं तुम्हें घर पर पढ़ाने भी लगा, मतलब मैं तुम्हारे लिए गुरु भी हो गया। आपने अभी तक कोई भी नई बात नहीं बताई। अब जरूरी और विशेष बात पर आता हूँ। उस वक्त कुछ शारीरिक अनियमितताओं के कारण सुधा 7 साल तक मां नहीं बन सकी। चिकित्सा के बाद सुधा ने बेटे राहुल को जन्म दिया। राहुल के जन्म के बाद सुधा का स्वास्थ्य और गिरने लगा। डॉक्टर तो शुरू से ही सुधा को समझाता रहा था कि बच्चे की जिद छोड़ दो, लेकिन सुधा की जिद के आगे हम लोग झुक गए। अगर मुझे सुधा की इस स्थिति की गंभीरता का जरा भी आभास होता तो सुधा को मां बनने की इजाज़त कभी नहीं देता। हाँ, ये बात तो मुझे मालूम नहीं थी। सुधा की सेहत लगातार गिरती गई। राहुल के पहले जन्मदिन के कुछ दिन बाद सुधा उसे सदैव के लिए छोड़कर ब्रह्म विहीन हो गई। जीजी के जाने से हमको भी बहुत दुख हुआ था। उनका स्नेह हमारे लिए बहन से अधिक माँ समान था। जैसे तैसे राहुल को 6 महीने एक आया और तुम्हारी मदद से संभाला।
फिर रिश्तेदार की तरफ से पुनर्विवाह का जोर पड़ने लगा। मैं इसके पक्ष में नहीं था, क्योंकि सुधा का वजूद मेरे दिलो दिमाग पर बुरी तरह छाया हुआ था। इसी बीच तुम्हारे माँ बाबूजी कुछ अन्य रिश्तेदारों को लेकर आ धमके। उन्होंने सुधा के नाम की दुहाई देते हुए मेरे सामने तुम्हारे साथ शादी का प्रस्ताव रख दिया। मैंने हमेशा तुम्हें एक बच्ची और शिष्या की दृष्टि से देखा था। अंत मैंने पहले तो मना किया, मेरी और तुम्हारी उम्र के अंतर का भी हवाला दिया, लेकिन उन लोगों ने मेरी एक भी दलील नहीं सुनी। उन दोनों की आंखों में बहते आंसू देखकर मैं भावनाओं में बह गया और इस विषय पर चुप लगा गया, जिसे उन लोगों ने मेरी मूक सहमति मान लिया और शादी की तैयारी शुरू कर दी। यदि आपको हम पसंद नहीं थे तो आपको सख्ती से मना करना था। आप तो खुद ही उस वक्त ढुलमुल नीति अपनाए हुए थे। हमने खुद देखा था, हम भी तो वहाँ मौजूद थे। वसुधा, बात पसंद नापसंद की न ही थी, दुविधा थी कि एक तरफ राहुल, दूसरी तरफ तुम। मैं निर्णय नहीं कर पा रहा था कि तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार कर सकूंगा। मगर अब तो हम आपकी पत्नी बन चुके हैं, फिर आप हमको हमारा हक क्यों नहीं दे रहे? सब कुछ तो तुम्हारा ही है। ये घर भी मैंने तुम्हारे नाम पर खरीदा है। राहुल भी तुम्हें माँ कहता है। और पति का प्यार? वसुधा, मैं तुम्हें सुधा का स्थान नहीं दे सकता। यदि तुम्हारे मन में कोई कसक है, कोई कमी है, तो मैं तुम्हारा दूसरा विवाह कराने का प्रयास करता हूँ। इतना सुनते ही वसुधा गुस्से में आपे से बाहर हो गई, एक बम की तरह फट पड़ी, रोती जा रही थी और चिल्लाती जा रही थी। आपने औरत को क्या एक मिट्टी का खिलौना समझ रखा है? बस यही एक तमाशा होना और बाकी है। यह अरमान भी पूरे कर लीजिए, पर एक बात याद रखिएगा कि अब इस घर से, चौखट से केवल हमारी लाश ही बाहर निकलेगी। सदैव शांत रहने वाली वसुधा के इस रूप को देखकर विवेक घबरा गया। वह वसुधा को शांत करने के उद्देश्य से उसके निकट आया, उसके सिर पर हाथ रखकर कुछ कहना चाहा, लेकिन इसी बीच वसुधा उठी और विवेक को धक्याते हुए कमरे से बाहर निकाल गई। विवेक के जीवन में ऐसी स्थिति कभी आई नहीं थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि इससे कैसे निपटा जाए, परंतु समस्या को सुलझाना भी अनिवार्य था, अन्यथा इतनी शिक्षा प्राप्त करने का लाभ क्या था? विवेक अपने मन को संतुलित करते हुए वसुधा को खोजने की चाह में कमरे से बाहर आया तो रसोईघर की खिड़की से वसुधा की साड़ी दिखाई दी। विवेक तेज गति से रसोईघर की ओर लपका। रसोईघर में प्रवेश करते ही उसे तेज दुर्गंध आई। विवेक ने देखा कि वसुधा ने अपने ऊपर केरोसिन तेल उड़ेल लिया था और उसके हाथ में माचिस थी। विवेक ने देखा वसुधा माचिस की डिब्बी से तीली निकाल रही थी। विवेक ने फुर्ती से वसुधा का हाथ पकड़ लिया। वसुधा निर्जीव सी एक टूटी हुई लता की तरह विवेक की बाहों में झूल गई। विवेक उसे उठाकर कमरे में ले गया। वसुधा अभी भी हिचकियां लेकर रोए जा रही थी। हालांकि उसे अब वह सब कुछ मिल गया था जिसकी उसे चाह थी।